नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका वक्त जय। इस वक्त देश भर में एक विषय की चर्चा सबसे ज्यादा है। विषय है वन नेशन वन इलेक्शन का। इससे लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और अब शीतकालीन सत्र में सदन में इसे बिल को रख भी दिया जाएगा। इस बिल को लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कहना है कि इस बिल को लेने से देश की जो विकास की गति है वो रफ्तार से बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ ही अलग अलग जो सेक्टर्स है उनमें व्यापक सकारात्मक प्रभाव जो है वो इस बिल के लागू होने के बाद से पड़ने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति, अन्य विपक्षी दलों को इस पर क्या आपत्ति है, इसके साथ ही भाजपा क्या चाहती है कि इस बिल के लाने से क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बीजेपी से शैलेश कौशिक जी तो वहीं कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। नमस्ते। शैलेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लाकर नई चर्चाओं को छेड़ दिया है। पिछले कई सालों से इस पर चर्चा लगातार चल रही है और आखिरकार अब इसे सदन में प्रस्ताव करने की जो बात है, सदन में रखने की जो बात है वो चल पड़ी है। कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए शिखा जी, ये हमारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है जी। ये मोदी सरकार की प्रायोरिटी में से है और इसीलिए हमने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी लिया था और अब 100 दिन के अंतर्गत इस बिल के लाने के लिए रास्ता भी खोल दिया। अपने जी। वायदे को पूरा करने की दिशा में हमने कदम उठाया है और निश्चित रूप से ये कदम देश के हित में, राष्ट्र के हित में बहुत अच्छे तरीके से है। लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ अन्य विषयों की ओर आपको ले जाना चाहूंगा जो जी इस बिल शैलेश की जी। लिए सार्थकता को सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो निश्चित रूप से आज देखते हैं, हम भी हैं, प्रियदर्शी जी भी और आप भी, लगातार सब लोग देखते हैं कि हर 6 महीने में लगभग, कई बार तो 6 महीने से कम अवधि के समय भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव चलते हैं, निकायों के चुनाव चलते हैं। पूरे देश जी। में लगातार कहीं ना कहीं 5 साल तक एक माहौल सा बना रहता है चुनाव का। आप राजस्थान जी। को ही देखें तो राजस्थान में नवंबर में चुनाव हुए थे और उसके बाद इस नवंबर 23 में चुनाव हुए थे, 24 और 25, लगातार 2 साल तक चुनावों का वो रहेगा। और हर सरकार में ये रहता है कि लगातार 2 साल, चाहे पंचायत के हों, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, नगर निकायों के होते, चुनावों का दौर चलता रहता है। निश्चित रूप से जब इस तरीके से चुनावों का दौर, चाहे किसी राज्य में हो चाहे देश में हो, जब लगातार चलता है तो उसकी विकास की गति, विकास का पहिया थमता है। क्योंकि आचार संहिता चुनाव आयोग की जो होती है उसकी स्थिति में कई सारी, अगर घोष काम चल रहे हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव में लग जाती है। इसके जी। अलावा नए कामों को आप शुरू नहीं कर सकते, नए वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, नई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं विकास का पहिया धीमा पड़ता है। और इसी सोच के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने एक ये विषय लाया था कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, एक चुनाव होगा तो पूरे राष्ट्र में जब एक समय में चुनाव हो जाएगा तो कम से कम विकास का पहिया जो आचार संहिता के कारण रुकता है, जो योजनाओं की गति धीमी पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी और देश आगे जाएगा। देश के विकास की नई नींव रखी जाएगी, देश नए इतिहास में नए आयाम रचेगा। इसी सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाया गया। और इसी संदर्भ में अब माननीय जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे उनकी नेतृत्व में समिति बनी थी, उसने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है राजनीति से ज्यादा देश के हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें सर्वसम्मति बनाने के बाद सभी राजनीतिक दलों से बात करके इस प्रस्ताव को आगामी सत्र में लाएगी और इसको पास कराने के लिए पूरा रहेगी, जिससे देश में एक चुनाव एक देश की जो बात है वो लागू हो सके और देश आगे बढ़ सके। भटनागर जी, कांग्रेस को इस बिल से क्या आपत्ति है? क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो नई तो नहीं है। आजादी के बाद से कई सालों तक इस व्यवस्था पर भारत का जो काम है वो चला है, जो वोटिंग हुई है वो इस व्यवस्था पर हुई है, फिर अब कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए, कांग्रेस को वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रणाली है उस पर पूरी तरीके से आपत्ति है, जी। क्योंकि कांग्रेस की दृष्टि में एक तो ये आज की स्थिति में ये व्यवहारिक नहीं है और दूसरी चीज, इस बिल को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो इंटेंशन है जी। वो इंटेंशन ये है कि जब आज देश को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, तब जो इस देश के बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक आवश्यकता है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के
नए नए फार्मूले लेके आती है, जिससे कि लोगों का ध्यान इसमें लगाया जाए और जो उनकी बेसिक मूलभूत आवश्यकता है उस पर वो अपनी जो असफलता है ना उसको जनता की नजरों से दूर कर सके, भ्रम पैदा कर सके। आज देख लीजिए, जी। बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्हों पे ये बिल्कुल चुप है। और ये इस तरीके के, कभी कहते हैं हम डिजिटल प्लेट लाएंगे, फिर उसी आदेश को बदल देते हैं। तो ये इस जी। तरीके से लोगों को ये भटकाने में लगे हुए हैं, और हम इस भटकाने के खिलाफ है। और हमारी दृष्टि के अंदर आज आप देख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात करते हैं, उसके साथ साथ में आपने एक चीज और सुनी होगी कि माननीय भजन लाल जी राजस्थान में कह रहे थे, वन स्टेट वन इलेक्शन। जी। वन स्टेट वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन, हम्म। सबसे पहली चीज तो ये दोनों बातें कही हैं, ये दोनों जो प्रणाली है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रसारित की गई है। तो सबसे पहली चीज तो इन दोनों के अंदर ये भेद बतावें। अब एक बात यह है कि जब वन वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर लोकसभा विधानसभा के चुनावों को पहली कड़ी में इन्होंने करने की बात कही है, साथ जी। में 100 दिन के गैप के बाद में, 100 दिन के बाद में स्थानीय निकायों की जब चुनाव की बात हो गई थी, माननीय कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी भी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो फिर ये नया शगुफा किस लिए छोड़ा गया राजस्थान के अंदर, वन स्टेट वन इलेक्शन? तो इसका क्या औचित्य रह गया? जो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये कुल मिला के, जैसे राजस्थान के अंदर जो 9 महीने की भजन लाल जी की जो पर्ची की सरकार है, वो अपने जी। काम नहीं कर पाने के कारण असफलता की दर्जे में आके खड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने इस तरीके का एक शगुफा छोड़ दिया कि वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे हम, ताकि लोगों का बेसिक मुद्दों से ध्यान हटाए। अब वही स्थिति आज सेंट्रल बीजेपी की भी है, वो फिर वापस से मुद्दे भटकाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। जबकि पहली चीज तो यही दोनों क्लियर हो जाए, इनकी आपस की जो कंट्राडिक्टरी बात है, पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये वन स्टेट वन इलेक्शन प्रणाली को लाएंगे या वन नेशन वन इलेक्शन। अभी यही श्योर नहीं है, ये श्योर हो जाए उसके बाद में जनता को बताएं। जी जी, क्या कहिएगा कौशिक जी? देखिए शिखा जी, प्रियदर्शी जी ने आपकी बात का तो जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस को आपत्ति क्या है, क्योंकि टेक्निकल रूप से इनके पास कोई शब्द ही नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए। ये देश की जनता के हित का विषय है, और देश की जनता के अगर हित के विषय के खिलाफ आप जाओगे तो देश की जनता आपको जवाब देगी। जिस तरीके से पूर्ववर्ती लगातार आपको पिछले 2-3 इलेक्शनों में लगातार जो आपके परिणाम सामने आ रहे हैं, देश की जनता ने अपने आप देखा है कि किस गवर्नमेंट में 2004 से 14 और 14 से 24 में क्या अंतर रहा, देश की जनता ने रहा। तो जिन महंगाई और मूलभूत मुद्दों की बात कर रहे थे उन पर तो बाद में आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश का खर्चा बचता है एक देश एक इलेक्शन से, जब इसकी विधानसभा और इसके चुनाव एक साथ होते हैं, तो दिक्कत कहां है? दूसरी बात, एक बात और देखिए, बहुत बड़ा, आज चुनाव आयोग हो चाहे 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 चुनावी दल हो, कांग्रेस हो, हम या कोई भी हो, हम सब लोग चाहते हैं कि चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आज अगर देखिए, बहुत से करोड़ों लोग अपने घरों से दूर रोजगार की दृष्टि से इधर जाते हैं, और जब अगर पंचायत का चुनाव अलग होता है, नगर पालिका का कोई शहरी क्षेत्र का है तो अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, और अगर लोकसभा का अलग होता है, तो हर बार उस व्यक्ति को संभव नहीं है कि अपने परिवार के सहित में वोट डालने आ पाए। लेकिन अगर साल में 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से उसे लगेगा कि मैं एक बार जाऊंगा तो अपने घर परिवार से भी मिल आऊंगा और अपनी वोट की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करके आऊंगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसमें सार्थकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, जनता अपनी सरकार को और आसानी से और अधिक भागीदारी के साथ जुड़ेगी। लेकिन दूसरा एक देखिए शैलेश जी, महत्वपूर्ण आपको तथ्य, और नहीं लगता कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो व्यवस्था है, उससे जो रीजनल मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो गौण हो जाएंगे? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आप देखिए ना कि भारत देश में हमारी जो व्यवस्था है वो संघीय ढांचे पर निर्भर करती है। अब तक ये हुआ है कि विधानसभा चुनावों के आधार पर केंद्र की सत्ता में कौन आएगा ये तय होता है, मगर वन नेशन वन इलेक्शन से होगा यूं कि उस वक्त पे जो लहर चल रही होगी, जो मुद्दा हावी होगा, उसके अकॉर्डिंग सरकार चुनेगी। आज के टाइम पे आप देखिए कि आम जनता का मन ये भी होता है कि राज्य में सरकार दूसरी हो मगर केंद्र में सरकार दूसरी हो, एक चॉइस ये भी होती है। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि रीजनल मुद्दे गौण हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि खत्म हो जाएंगे? देखिए ऋषिका जी, जनता जो है वो इतनी समझदार है कि उसे अपना हित, अपने खुद का हित, अपने देश का हित, और अपने शहर का, अगर शहर का चुनाव है तो शहर का, और देश का चुनाव है तो देश का, सारे हितों को वो सोचती है और समझती है। जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, निश्चित रूप से आप देखिए, विधानसभा का कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके आधार पर जनता क्षेत्रीय स्थिति में विधानसभा हो चाहे नगर पालिका हो वोट देती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे और राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहने भी चाहिए।
ऐसी स्थिति में ये केवल एक तो क्षेत्रीय दलों को हो सकता है कोई आपत्ति हो, लेकिन आपको ध्यान होगा कि इसमें क्रियान्वयन समूह की समिति की बात आई है और जो सभी दलों से बात करके हमारा प्रयास है कि हम इस बिल्कुल एक आम सहमति के साथ इस प्रस्ताव को लाएं, इससे लगे कि पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दिया है। दूसरा, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इस इलेक्शन के फायदे क्या हैं। अब देखिए, जब लगातार चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के हो, नगर पालिका के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, जैसे राजस्थान को ले 2 साल चुनाव चलते हैं, इन 2 सालों में कितनी बार बच्चों को पेपर होते हैं, कितनी बार शोर शराबा होता है, वीवीआईपी मूवमेंट से जनता को परेशानी होती है, इन सारी चीजों से भी निजात मिलेगा। आपको एक फिक्स 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, तो परीक्षाओं की भी दिक्कत ही रहती है, बच्चों के भविष्य की बात हो, चाहे वीवीआईपी से आम शैलेश जी, जनता को आपने परेशानी अभी हो। अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दे व्यापक होते हैं और उनका प्रभाव भी रहना चाहिए, मगर इन राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर के कई नेता आगे बढ़ते हैं, राजनीति में अपने पैर पसारते हैं, क्या उनका हक छीनने वाली बात नहीं हो जाएगी इसकी वजह मैंने से? मैंने दोनों बात कही थी शिखा जी, आप अपने चैनल पर, मैंने दोनों में, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहते हैं लेकिन जनता समझदार है, वो क्षेत्रीय मुद्दों को, अपने लाभ को, अपने हित को देखती है, और वो क्षेत्रीय मुद्दे भी उस छोटे चुनाव में निश्चित रूप से प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों की भूमिका अलग होती है और क्षेत्रीय मुद्दे, मैंने दोनों बात कही थी। इसलिए ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, चुनाव स्थानीय मुद्दों की होता है। बात है कि उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि पैसा बचेगा, फर्क ये पड़ेगा जो हमारे सुरक्षा के जवान इधर उधर जाते हैं, जो हमारी प्रशासनिक जो अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको लगाया जाता है, सरकारी कामकाज प्रभावित होते हैं, चुनाव प्रचार शोर होता है, जनता का वीआईपी मूवमेंट से बचाव होगा, आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कई सारे लाभ हैं जो इस वन नेशन वन इलेक्शन से होंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र, एक बार जब चुनाव 5 साल में हो जाएगा तो सरकार को काम, सरकार किसी की हो लेकिन काम करने का टाइम मिलता है। आज राजस्थान में स्थिति होती है कि जब नगर इसकी विधानसभा के चुनाव में सरकार बनती है तो वो 2 साल तो केवल चुनाव ही चुनाव घूमती रहती है, कभी कहीं आचार संहिता, कभी आचार संहिता। ऐसी स्थिति में ना जनप्रतिनिधि काम कर पाते हैं और ना प्रशासनिक अफसर। तो निश्चित रूप से एक ऐसा सार्थक सकारात्मक प्रयास है जो हिंदुस्तान के साथ साथ सारे प्रदेशों के विकास में एक नई इबारत लिखेगा। जी, क्या कहिएगा भटनागर जी, तमाम जो इन्होंने मुद्दे गिनाए हैं, जो सकारात्मक प्रभाव गिनाए हैं, उन्हें सुनकर के आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी अपने मतलब की बात करने में माहिर है, देश के हित की ये नहीं सोच रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में मैंने अभी जो प्रश्न पूछा था या जो जानकारी चाहिए थी, बीजेपी के प्रवक्ता उसको देने में असमर्थ रहे। जैसे कि मैंने पूछा था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को, ये प्रणाली को, माननीय मोदी जी को बात को मानते हैं, तो फिर वन स्टेट वन इलेक्शन को कि ये शगुफा क्यों छोड़ा और 9 महीने तक जनता को गुमराह क्यों कर रहे थे। अब मैं आपको बात बता दूं कि हम कांग्रेस इसके विपक्ष में क्यों, हम इसके विरोध में क्यों है। देखिए, ये सर्वविदित है, ये आपको भी पता है, इस देश की जनता को भी पता है कि जब सेंट्रल के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों हावी रहते हैं। जी, राष्ट्रीय मुद्दों के आधार के ऊपर जब सेंट्रल की गवर्नमेंट चुनती है तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जनता उनको चुनती है, और जो स्टेट के मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो लोकल आवश्यकता होता है, उसके आधार के ऊपर अपने जनप्रति उस कमिटमेंट के साथ चुनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट से दूर भागने के चक्कर के अंदर एक माहौल बनाकर सरकारी तंत्र के ऊपर हावी रहकर वन नेशन वन इलेक्शन की एक चाल चलना चाह रही है, ताकि ये केन प्रकरण किसी भी तरीके से ये पूरे देश के अंदर वन टाइम काबिज हो सके। कुछ दिनों पूर्व ये कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब इनको दिख गया कि मुक्ति की ओर ये जा रहे हैं, हमें मुक्त करने की जगह मुक्ति की ओर भारतीय जनता पार्टी जाने लग गई। तो इन्होंने इस तरीके का एक दूसरा शगुफा या चाल खेली। अब आप बताइए, आज देश के ऊपर 10 साल पहले इस देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन आज है 155 लाख करोड़ का कर्जा। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रणाली लाएंगे, उसके ऊपर, इस देश के ऊपर जो आर्थिक मार पड़ेगी, उस मार के लिए ये क्या इस देश की जनता को पीसेंगे और महंगाई बढ़ाएंगे? आज महंगाई से क्या हाल है, पानी बिजली का क्या हाल है, और दूसरी चीज जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उसको तो ये पूरा करने में असमर्थ है। 10 साल से इस देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक घोषित आपातकाल लगा रखा है। 9 महीने में राजस्थान के अंदर एक घोषित आपातकाल है। पानी बिजली की जो लोकल समस्या है उनों के ऊपर ये कुछ बोलते नहीं। अब ये एक नया का शगुफा लेके आ गए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये व्यवहारिक तौर पे भी पूरा होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्हों को अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लाना होगा तो उसके लिए इनको संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। बिल्कुल, संविधान में संशोधन तभी संभव हो पाएगा जब 2/3 बहुमत इनके पास में होगा।
लेकिन आज आप देख लीजिए, विपक्ष एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। आज राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के हिसाब से हम देखें तो इनको कम से कम 362 सीटों का बहुमत चाहिए होगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। इनके पास में मात्र 293 सीटें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समर्थन हासिल कर पाएंगे। ये सिर्फ कुछ समय के लिए जनता को भटकाने के लिए इन्होंने एक शगुफा छेड़ा है। वास्तव में ये भी खुद जानते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है और ना ही होने वाला है, लेकिन सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये इस तरीके की हथकंडे अपनाते हैं। क्या कहिएगा दूसरी कौशिक जी, चीज बड़े सवाल उठा दिए भटनागर जी ने, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं भटनागर जी के सवाल नहीं समझ पा रहा। भटनागर जी केवल एक ही बात कहते हैं, शफूगा, हम भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और वो सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम वायदों को पूरा करते हैं और वायदों को पूरा करने के लिए देश की जनता देख भी रही है। आपकी निश्चित रूप से जिस तरीके से आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसके परिणाम आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये संविधान संशोधन बिल्कुल होगा, आप इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? ये तो कोविड कमेटी में भी आया है। लेकिन सवाल ये है, कोविड कमेटी के बाद आप बताइए कि आपको दिक्कत कहां आ रही है? मैंने पूछी थी एक दिक्कत कहां आ रही है आपको? आप ये कह रहे थे दुनिया भर का खर्चा पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रियदर्शी जी आपका थोड़ा सा वो उसके आपके आंकड़े बता दूं कि 2019 के चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, केवल जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। और जब सरकार को अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी तो जो खुद कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है, लगभग 7,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। आप देखिए वो 7,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार, और एक बार लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कितना भार पड़ता है, कितना आवागमन होता है, कितने प्रशासनिक अधिकारी लगाने पड़ते हैं, कितनी मशीनें लगती हैं, कितने ट्रांसपोर्ट का होता है, कितने किस तरीके का न्यूसेंस और प्रदूषण होता है, चाहे किस तरीके का हो। तो आप देखिए एक बार खर्चे की तुलना में, वो भी इस चुनाव की तुलना में शायद 10 टाइम्स कम है। और उस स्थिति में भी आपको अगर खर्चे की बात दिक्कत रही, आप देखिए बचेगा कितना? आपको बचने की ओर कभी आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से आपने लूट खसोई की थी देश में, उसका परिणाम सामने है आपका। और जिस महंगाई और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, तो जरा मुझे बता ही दीजिए कि आपके समय में बेरोजगारी दर कितनी थी 2011 में, और 2023 में कितनी थी? आपको केवल शब्द याद है, अगर आंकड़े याद हो तो नहीं मैं बता देता हूँ, बता दीजिए, पूछ रहा हूँ आपसे। 2011 में आपकी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कितनी बेरोजगारी दर थी? और 2023 में हमारी थी, बता दीजिए, पूछ रहा हूँ मैं चैनल के माध्यम से। केवल बेरोजगारी को पढ़ने से आवश्यकता नहीं होती, आंकड़े की आवश्यकता होती है। महंगाई दर बता दीजिए, चलो आपने 10 साल की और हमारी 10 साल की। आप अर्थव्यवस्था बता दीजिए, आपके सरकार के समय पर कहां और हमारी सरकार के समय 5वें नंबर पर आ रहे। केवल शब्द रखने से कुछ नहीं होता, आंकड़े बोलिए। आंकड़े क्या थी? बेरोजगारी दर कितनी परसेंटेज थी? देखिए देश की जनता ने देखा है कि मोदी जी ने 10 साल में देश को कहां पहुंचाया है, कितने गरीबों को मकान मिले, कितने सिलेंडर मिले उज्ज्वला के अंतर्गत, देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, किस तरीके से देश का विकास हो रहा है, आज विश्व में देश की क्या स्थिति है। जनता इस सबको देख के वोट देती है। इसलिए जो मोदी पे जो विश्वास है, मोदी जी के निर्णयों पर जो विश्वास है, उसका समर्थन मिलेगा। और आप देखिएगा निश्चित रूप संविधान संशोधन का बिल लोकसभा में पास होगा, सदन में पास होगा और ये लागू होगा। जी प्रियदर्शी जी, क्या कहिएगा? प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, शीतकालीन के सत्र में सदन में इसे सदन के पटल पर इसे रख दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद में जरूरत सिर्फ एक मंजूरी के रह जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि सदन में आप बहुमत कहां से लाएंगे, तो इनकी बौखलाहट टूट पड़ी। हम लाएंगे, हम तो जानते हैं आप लाने के लिए ये किन प्रकार पूरे प्रयास करोगे, लेकिन आपके पास में बहुमत है कहाँ? आपके पास में बहुमत नहीं है, तभी तो आज आपको मजबूरी में यह बात कहनी पड़ गई कि हम अन्य दलों से समर्थन मांगने जाएंगे, उनके द्वार द्वार जाएंगे, उनके देश के हित में अगर हमें किसी के पास जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। हर राजनीतिक दल से सामंजस्य बनाकर आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने हित की बात कर रहे हो, आप हम देश के हित में अगर कहीं भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। खत्म करना चाहते हैं, राजनीतिक दलों के पास जाकर उनका समर्थन लेने में किसी हित में आवश्यकता नहीं है। हम हर महत्वपूर्ण विषय पर देश हित के विषय पर समर्थन लेने के लिए और आम सहमति बनाने के लिए तैयार है। समर्थन देंगे, हम आपको देश हित की बात है। देंगे किसी भी तरीके से, आप कोशिश कर लीजिए, हम आपको कामयाब होने नहीं देंगे। आप स्थानीयवाद को, स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय दलों को खत्म करना चाह रहे हैं, और ये इनके प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हुई है, उसको वापस से खड़ा करना चाह रहे हो। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। देश की जनता जागरूक है, आप उनको ये आर्थिक मार जो मार रहे हो, उसके लिए पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। आप शीतकालीन सत्र के अंदर आप बहुमत साबित तो कर दीजिए, आप और हम वापिस से डिबेट पे बैठ जाएंगे। आप साबित करके बैठेंगे, क्यों आप और हम बैठेंगे और देखेंगे कि अगर आपको समर्थन मांगने की, आपको पता था कि आपके पास में बहुमत नहीं है, स्थिति जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले ही अन्य दलों से
कॉन्फिडेंस में लेकर आप अपने दलों से ये प्रणाली को लागू करते। आपने इसको अपना मैनिफेस्टो में शामिल करके क्या आपकी मांगे हमारे पे लादना चाह रहे हैं क्या? जो जनता देखिए, के आम विपरीत है, सहमति बनाकर इस बिल को पास कराएंगे देश इसके लिए। और आम सहमति की आपको बात भी करने को आज आप मजबूर कैसे हो गए? 400 आपको पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आम सहमति की बात कैसे करने लग गई? आप तो कहते देखिए, थे ना कि हम जो करेंगे। आप तो आज आपकी स्थिति प्रियदर्शी आपको जी, जनता ने आईने दिखाया है ना, निन्दिन में जनता ने ये जो आईने बौखलाहट दिखाया है ना, निन्दिन में आपको। की जो बौखलाहट है, इससे आप प्रसन्न मत हो। तीसरी बार भी फेल हुए हैं, तीसरी बार भी फेल हुए हम हैं। तो अगर आप इसको हम तो मानते हो, 99 पे तीसरी खुद बार भी फेल हम तो हुए। 99 सीट लाकर भी जीत गए हैं। आपके आप तो नेतृत्व को आपके 240 लाकर देश भी की हार जनता गए हो। ठुकरा चुकी है। आप 240 लगातार लाकर भी तीसरी हार बार, गए हो। लगातार तीसरी बार वो आपके आपकी नेतृत्व स्थिति को दिख देश की रही जनता है, ठुकरा चुकी है। वो आपकी लगातार स्थिति तीसरी देश बार, की जनता देख रही है। 2014, 2019 और 2024 तीसरी बार आपके बहुमत है नेतृत्व को देश नहीं, की जनता ने हम ठुकराया लागू है। करेंगे। आप आप लागू देखिए, करके देख आप लीजिए कैसे देखिए, करेंगे आप। बिल्कुल देश की जनता के सच्चाई को समर्थन में आम छुपाने की सहमति के कितनी साथ कोशिश तमाम कर लीजिए, दलों से वार्ता करके आपको हम इस देश को बिल को देने की लागू कोई करेंगे। मंशा नहीं है। आप फेल रहे हैं, फेल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट फेल है। 10 साल के अंदर जी आपने देश के अंदर एक घोषित आपातकाल लगा रखा है। आज देख लीजिए अपराध आपातकाल की तो दर क्या है और ये बेरोजगारी की दर कहाँ है, अपराध की दर आपात कहाँ है। आप देखिए ना, आपातकाल तो आज देखिए कांग्रेस का अपराध। धर्म था जो लगाया था 1975 में, और देश की जनता को आज भी याद है किस तरीके से आपातकाल लगाया था, किस तरीके देश की जनता को रौंदा था। वो देश की जनता को आज भी याद है। राजस्थान में पानी बिजली की कटौती, अभी इस आपातकाल का शब्द बरसात में कम से आपकी कम आपके सरकार मुंह की से अच्छा नहीं विफलता लगता। देखी है आपने। किस तरीके से देश की जनता को राजस्थान में चलिए 1 साल के अंदर आपकी प्रियदर्शी असलियत जी, पता चल गई। प्रियदर्शी जी भटनागर जी, माफ कीजिएगा शैलेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बात सही है कि बहुमत हासिल कर पाना बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी इस बिल को सदन में पेश करने के बाद। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शिखा जी, जब बिल आएगा आम सहमति के साथ तमाम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव लड़ना अलग विषय होता है, और किसी देश के विषय पर जब उनसे वार्ता की जाएगी, और तमाम ऐसे दल जो आज चाहे यूपीए का हिस्सा हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ऐसे तमाम दलों का समर्थन लेकर हम इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगे, सदन में पेश करेंगे, और पूर्ण बहुमत के साथ जो आवश्यक बहुमत है संविधान संशोधन के लिए उसका से पास होगा, और निश्चित रूप से इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। जी भटनागर जी, क्या कांग्रेस सहित अन्य जो विपक्षी दल है वो इसी बात पर कायम रहेंगे कि इस बिल को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इनकी ये प्रणाली किसी भी सूरत के अंदर हम इनको लागू करने नहीं देंगे, और व्यवहारिक तौर पर और सच्चाई के तौर पर ये लागू भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अल्पमत में है। इसलिए अपनी अल्पमत में होने के कारण आज ये दूसरों की पार्टियों के द्वार द्वार पर जा रहे हैं। अगर इनको वास्तव में राष्ट्रहित की अगर ये सोचते तो इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाने से पहले अन्य दलों से समर्थन मांगते, उनसे सहयोग मांगते, सकारात्मक बात करते। लेकिन ये अपनी हिटलरशाही को, अपने मैनिफेस्टो की बात को अन्य दलों के द्वारा पूरा कराना चाह रहे हैं। जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज वोट डाल चुकी है, और आप देख लीजिए आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि ये बहुमत इनका घटता जाएगा। इसलिए इनकी ये जो कल्पना है ये कल्पना ही रह जाएगी। जी चलिए, आपका मजाक बड़ा शानदार, मजाक बड़ा शानदार, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरी बार मजाक तो आप बहुमत साबित कर देंगे ना, बहुमत साबित कर दीजिए ना। मजाक स्वीकार कीजिए इसको, ये मजाक की बात नहीं है। आपको दिख रहा है जनता आपके साथ मजाक कर रही है। तीसरी बार आपको किस तरीके से धोया है, देखिए आप। 400 पार का, आपको 400 पार का मजाक याद है ना, जो आप जनता के साथ में कर रहे थे? तो जनता मैं ये कह रहा हूँ आपको जनता ने तीसरी बार 100 से कम छोड़ा है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या राजनीतिक चरित्र हनन किया है जनता ने, देखिए स्वीकार कीजिए इसको। प्रियदर्शी जी और शैलेश जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो आम जनता के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और इस वक्त जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है उन्हें बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रस्ताव उसे मंजूरी मिल चुकी है। शीतकालीन सत्र में सदन में इस बिल को पेश कर दिया जाएगा, और बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस बिल को लागू किया जाए, और उसके लिए बहुमत हासिल करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। वहीं विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल है ये आम जनता के हितों का हनन करने वाला है। इससे देश का जो संविधान है उसका जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।